सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि साइंस 2 सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपके सारे के सारे एक्टिविटी एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हो जाने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2B में 2 मार्क्स के कैटेगरी में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स के कैटेगरी में, और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। और जितने भी मैं कराने वाला हूं ना, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जरूर से वीडियो को एंड तक देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पिछले बार से भी कई गुना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। वैसे तो आप जानते हो कि पूरा सिलेबस भी आप लोग को हमने पूरा पढ़ा के हर चैप्टर के वीडियोस बना के अपलोड करके रखे हुए, ताकि आप उन वीडियोस को देख के 1.5 की स्पीड पे भले ही देख लेना, लेकिन वीडियोस को पूरा देख के आप अपना कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। और ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सारे के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस प्रेजेंट है, वो वीडियोस को देखना अभी से स्टार्ट कर दो। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने इस बार एक स्लोगन निकाला हुआ है, जो कि है अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। तो इस स्लोगन को सही साबित करने का जिम्मेदारी जो है वो आप लोग का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका है। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना रहेगा, क्योंकि अगर आप 50-60% लाते थे, अगर आप 60-70% लाते थे, तो अब समय आ गया है अपने आप को अपग्रेड करने का और 90% का टारगेट करने का। जी हाँ, 90% हर किसी का नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप 90 पार का जो मैंने स्लोगन दिया है आपको कि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल, अगर 90% का टारगेट करके चलोगे ना, तो क्या पता यार 85, 89, 90 तक पहुंच जाओ। जो बच्चा 60-70 के ऊपर कभी नहीं जाता था, वो 90 तक भी निकाल पाएगा, ये पॉसिबल है। तो उसके लिए मेहनत करते रहना, आपके राहुल सर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने आपको अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी आप लोग को उड़ान बैच लाइव रिवीजन भी देखने मिल जाएगा हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। तो फटाफट से चैनल पे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, देखेंगे लगभग 10-12 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिविटी और डायग्राम के क्वेश्चंस। फटाफट से देखते हैं। और साथ ही में एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारे इंपॉर्टेंट PDFs, लिंक्स एंड क्वेश्चंस जो भी हम बनाएंगे अभी रिसेंट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना, हर साल की तरह। तो ये यहाँ पे JR ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंप्लीट द फ्लो चार्ट्स है, इसको आप देख लो। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स आपको दिया रहेगा जैसे। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं अगर बात करूँ एक्टिविटी या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको जो भी चीज़ है ना, चैप्टर्स अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक को रीड करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर वीडियो जरूर से देखो और सामने टेक्स्ट बुक रख के पढ़ना, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक्टिविटी नहीं, डायग्राम नहीं, बल्कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलो फिर भी देख लेते हैं, बहुत जरूरी है ये वीडियो, पूरा एंड तक देखना। भले आप 1.25 की स्पीड पे लगा सकते हो, थोड़ा फास्ट में आपको समझ में आएगा। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैंने बताया था, मॉर्फोलॉजिकल होता है, ठीक है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल जो एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, फिर पैलेंटोलॉजिकल होता है, और सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने वेल्स का फ्लिप स्ट्रक्चर और फिशेस का और बहुत सारे बैट्स वगैरह का भी बताया था आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम। ये चैप्टर मैंने भी पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिफाइन द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये चीज आपको दिख रहा है, आपको ये क्या है, ये एक ऑर्गन है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है। अब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं, तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे टाइम, यानी अगर मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग की भी बात करूं, तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, आज भी प्रेजेंट है, लेकिन हम अर्लियर टाइम्स में उसका इस्तेमाल करते थे। आज के दिन में वो ऑर्गन हमारे लिए वेस्टिजियल हो चुका है, यानी कि वो ऑर्गन हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, दे आर द यूजलेस ऑर्गन दैट आर डीजनरेटेड और अंडर डेवलप, यानी या तो वो पूरी तरीके से डीजनरेट हो चुका है, लाइक आवर टेलबोन, हमारा टेलबोन नहीं है, डीजनरेट हो चुका है, या तो अंडर डेवलप है, ठीक है, ड्यू टू द नॉन फंक्शनैलिटी। अभी आप देखोगे तो अपेंडिक्स भी हमारे पास, लेकिन अपेंडिक्स का हम यूज नहीं करते हैं। पहली बात तो जिनको नहीं पता, अपेंडिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्गन जो पहले के जमाने में जब हम इंसान थे, अभी भी इंसान ही है, लेकिन पहले के जमाने में हम कुछ चीजें कच्चा खाते थे, लाइक कच्ची वेजिटेबल्स, कच्चे पत्ते, खासकर कच्चा मांस भी खाते थे। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज या फिर जो डाइजेस्ट करना होता था, वो हमारा अपेंडिक्स की हेल्प से हो पाता था। लेकिन आज के डेट में हर चीज पका के खाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। तो अपेंडिक्स हमारे लिए क्या हो गया, एक वेस्ट बन चुका है, और इसीलिए उसको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना, याद रखना है। अपेंडिक्स इज वन ऑफ द ऑर्गन। इसके अलावा हमारा जो ईयर पिन्ने है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। टेलबोन जो है हमारे पास पीछे, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे सब चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप ऑफ सेल डिवीजन शोन इन द फिगर। आपको पता ही है, दिस इज द डायग्राम वी कैन से, ठीक है ना, स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। तो ये क्या बता रहा है, ये कौन सा स्टेप है, तो देखो सेल डिवीजन का ये जो फेज है, इसको हम बोलते हैं एनाफेज 1, ठीक है ना, जो कि
मियोसिस प्रोसेस का। और इस फेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ना होमोलॉगस पेयर का, ये अपोजिट पोल की तरफ खींचा चला जाता है। आप देख सकते हो डायग्राम की हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में डायग्राम में शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन लाइन स्ट्रक्चर है। दिस इज नथिंग बट द स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ जो होते हैं ना ये क्रोमोसोम्स जो होता है होमोलॉगस पेयर, ये क्या होता है, मूव करता है, ठीक है ना। ये वाला फेज में कौन सा फेज है, ये एनाफेज 1 है मियोसिस का। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट क्या बोलूंगा कि जो चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो भी आपका पूरा का पूरा जो फेज है, ठीक है, जिसमें पूरा फेज आ जाता है, मेटाफेज हो गया, ठीक है, प्रोफेज हो गया, ठीक है ना, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सारा फेज पढ़ लेना। चाहे वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो, चाहे वो मियोसिस सेल डिवीजन है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्या आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लो, दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी समझ लो, और दोनों के पूरे जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर 3-3 4-4 स्टेप्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ लो। ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, और चैप्टर के वीडियोस लगा के देख लेना, वो वीडियोस के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द सिंबल। आपको ऐसे 3 सिंबल दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि मीनिंग बताओ। तो सबसे पहले सिंबल देखने मिल रहा है कि एक इंसान है जो डस्टबिन डाल रहा है कुछ, तो ये क्या है, डस्टबिन है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्लीज डिस्पोज योर वेस्ट इन डस्टबिन, यानी हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना, हमें कचरा प्रॉपर डस्टबिन में डालना है। ये इस प्रकार से बनता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो कि ये एनर्जी है, उसके आगे एक पत्ती लगी हुई है, यानी क्या बोल रहा है, ये एनर्जी को बचाओ, यानी कंजर्व एनर्जी। इसके अलावा ये आप देख सकते हो पानी को बचाओ, पानी के बूंद को बचा रहा है, यानी सेव वाटर। तो इस प्रकार से सिंबल्स आते हैं और इसको आपको बस बताना होता है कि ये सिंबल्स क्या है, इसका पर्पस क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको भी देख लो। इसके ऊपर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो चार्ट में पूछे, चाहे वो डायग्राम में पूछे, एक्टिविटी में पूछे, कैसे ही पूछेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, चैप्टर नंबर 4 में है ये। थ्रेटेंड स्पीसीज मतलब कुछ ऐसे प्रजाति हैं, स्पीसीज है एनिमल्स के खासकर, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। तो कौन कौन से हैं अगर हम बात करें, जैसे एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लायन टेल्ड मंकी, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, खतरे के कगार पे। एक है वल्नरेबल स्पीसीज, जिसमें टाइगर लायन है, यानी कि अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया, वल्नरेबल है काफी ज्यादा, अगर इस पे केयर नहीं किया गया, ध्यान नहीं गया, तो आने वाले 5-8 साल 10 साल के अंदर अंदर टाइगर और लायन हमारे देश से गायब हो जाएंगे, हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएंगे। इसके अलावा रेयर स्पीसीज बहुत रेयरली पाए जाते हैं, जो कि है मस्क डियर, ठीक है, एग्जांपल याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना। और एक होता है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, मतलब ये ऐसे स्पीसीज है जो वाकई में है लेकिन दिखते नहीं है जल्दी, जो कि जायंट स्क्वेरल, शेखरू बोला जाता है जायंट स्क्वेरल को। अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं मेरे से तो आपको याद होगा कि इसको शेखरू कहा जाता है, जायंट स्क्वेरल, ठीक है, याद रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाय हार्ट कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा वीडियो होएगा, ये वीडियो को 1.5 या फिर 1.2 की स्पीड पे लगा लेना। फूड चेन कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, मान लो ग्रास ऊपर खा लिया उसको, फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा लेगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। और ईगल जो है ये एपेक्स प्रीडेटर है, इसको कोई खाएगा तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इसका समय आएगा तो वो ऑब्वियसली वो मरेगा, तो जमीन पे आके ही मरेगा, तो लैंड पे आएगा, वहां पे उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे, और फिर धीरे धीरे वहां पे कोई नया पेड़ उगेगा आसपास, बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन की वजह से जो चीजें रिलीज हुई है, ठीक है ना। और ये चलता रहेगा, फंगस उगेगा, माइक्रोब्स आएंगे, प्लांट्स उगेगा, और ये साइकिल जो है ये एक फूड साइकिल, फूड चेन जो है कंप्लीट चेन में चलता रहता है। ये इसी प्रकार का ये चैप्टर है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा एक फिगर आ सकता है, इसको लेबल करो, ये दिख रहा है आपको, कबूतर, यानी एक बर्ड है, तो यहाँ पे इसका बीक हो गया, ये उसका नेक रीजन है, ये इसके फेदर्स या फिर विंग्स बोल लो आप, ये उसके जबड़े बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लॉज है, जबड़ा मतलब जॉ होता है, माफ करना, ये क्लॉज है, ठीक है ना, डिजिट्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, क्या बोल रहा है, पाइसेस, इसका एग्जांपल देना, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 6 में से आ जाता है, एनिमल क्लासिफिकेशन। बहुत सारा एनिमल क्लासिफिकेशन में जितने भी टाइप के फाइलम्स है याद कर लो, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा है, उसको याद कर लो अच्छी तरीके से, और उसके एग्जांपल्स याद कर लेना, क्योंकि ये कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन है इजी। अगर आप इसको थोड़ा भी अच्छी तरीके से देख लोगे ना, जैसे मैंने बोला कि हर वीडियो को इतना डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, हमारे लेक्चर वीडियोस को मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार देखने के लिए, भले आप 1.5 की स्पीड पे देखो, भगा के देखो, लेकिन देखो जरूर, जो आपको जरूरी लग रहा है वही देखो, लेकिन वीडियो जरूर देखना, इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी ना कि आप अगर थोड़ा भी याद करने बैठ जाओगे ना आपके डाइजेस्ट में से, 21 में से, तो आप बहुत ईजिली याद कर पाओगे, आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पाइसेस यानी मछली, तो इसका एग्जांपल है रोहू, पॉम्परेट, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे, शार्क, दीज आर सम एग्जांपल, लिख के आ जाना। एम्फीबियंस यानी जो पानी में और जमीन पे दोनों रह सकते हैं, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। इसके अलावा मैमलियंस, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग भी उसी में आ जाते हैं, लेकिन एलिफेंट, बैट, डॉल्फिन भी मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स तो होते ही, याद रखना। रेप्टिलियंस यानी रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, याद रख लेना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इवन कोर्डेटा में डायरेक्ट पूछ लिया आपको कि भाई क्या होता है, फाइलम पोरिफेरा में क्या होता है, साइकन याद रख लेना, ठीक है ना। फाइलम एनालिडा में क्या होता है, अर्थवर्म याद रख लेना, मोलस्का होता है, स्नेल याद रख लेना। तो ये सारी चीजें हैं, ये वर्बली भी बहुत सारी चीजें मैं बताते जाऊंगा जो जो मुझे याद आएगा, लेकिन आप लोग को टेक्स्ट बुक और साथ में हमारे वीडियोस लगा के लेक्चर्स पे 1.5 की या फिर 2x स्पीड में देख लेना है, ताकि आपको फटाफट से याद हो जाए। अब एक एक्टिविटी आया, क्या बोल रहे हैं कि वी आर क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, ठीक है ना, हम लोग क्या है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर है। अभी रिसेंट में मैं गया था देहरादून,
देहरादून में एक जू है, ठीक है, वहां पे क्या, तो मैं जिंदगी में पहली बार एकदम करीब से क्रोकोडाइल और एलिगेटर को देखा। क्रोकोडाइल और एलिगेटर बिल्कुल अलग दिखते हैं, ठीक है ना, एलिगेटर घड़ियाल, ठीक है ना, और क्रोकोडाइल अलग, तो शेप का फर्क होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, टू विच फाइलम वी बिलोंग, यानी ये जो क्रोकोडाइल एलिगेटर है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना कि ये रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है ना, क्लास रेप्टिलिया है, लेकिन फाइलम पूछा है ना तो फाइलम कोर्डेटा है, याद रखना, ठीक है ना, समझ में आएगा, बहुत ईजी है ये, कोर्डेटा है ना, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कॉर्डेटा है ये, लेकिन ये क्लास इसका रेप्टाइल से रेप्टिलिया बोलते हैं। इन विच 3 सेक्शन आवर बॉडी इज डिवाइडेड, हमारे बॉडी या फिर ये जो हमारी बॉडी मतलब इनकी बात हो रही है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, 3 सेक्शन क्या है, हेड, ट्रंक और नेक, ठीक है ना, हेड, नेक और ट्रंक, यानी हेड होता है, एक नेक वाला पोर्शन होता है और एक ट्रंक होता है, इस बॉडी को, अपर वाले पार्ट को ट्रंक बोला जाता है। नेक्स्ट है वी कांट ब्रीथ इन वाटर, व्हाई, ये पानी में क्यों नहीं सांस ले सकते, ये सांस लेने के लिए ऊपर क्यों आते, जमीन पे क्यों आते, क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते, फिशेस के पास, मछलियों के पास गिल्स होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं गिल्स को हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ वर्ड सुना था हिंदी में, गलफड़े, गलफड़े बोलते हैं शायद, ठीक है ना, ऐसा साइड में होता है जो पानी में भी ऑक्सीजन को डिसॉल्व जो होता है पानी में ऑक्सीजन उसको ले सकते हैं, लेकिन ऐसा इनके पास नहीं है, गिल्स नहीं है, इसीलिए ये लोग बाहर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिख रहा है ये डायग्राम, बोल रहा है आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द फाइलम, ये क्या है, पहली बात तो ये है एस्कैरिस, याद रखना, कभी भी मेल छोटा होता है फीमेल बड़ी होती है एस्कैरिस में ह्यूमन बीइंग में जनरल तौर पे आदमी बड़ा होता है फीमेल छोटी होती है, लेकिन ये जो है इसमें फीमेल बड़ी होती है मेल छोटा होता है एस्कैरिस में। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ये आता है एस्केलमेंथिस फाइलम, याद रखना, फाइलम एस्केलमेंथिस से आता है। इसके जैसे ही दिखने वाला जीव अर्थवर्म होता है वो आता है फाइलम एनालिडा से, याद रखना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनिमल का, कि भाई लंबा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है, मतलब इनके बॉडी में ना सेगमेंट्स नहीं है, जैसे मैंने बताया था अर्थवर्म जो होता है ना वो होता है, ठीक है ना, मोलस्का में होता है, एनालिडा में होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ये अर्थवर्म है, फाइलम एनालिडा में होता है गेस, ठीक है ना, क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन जहां तक मैं श्योर हूं एनालिडा, ठीक है। तो फाइलम एनालिडा में होता है जिसमें इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन इनमें सेगमेंटेड नहीं है, तो नॉन सेगमेंटेड आप लिख सकते हो, समझ में आया, याद रहेगा ये क्या है, ये एस्कैरिस है, याद रखना, फाइलम एस्केलमेंथिस, याद रखना। नेक्स्ट है आंसर द फिगर, डायग्राम दिख रहा है, तितली है, स्कॉर्पियन है, ये आपका सेंटीपीड है, तो क्या है इनके पास क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट अपेंडेज मतलब बहुत सारे हाथ पैर होते हैं, जैसे स्पाइडर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू द विच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक द एनिमल शोन इन द फिगर बिलोंग टू सेम फाइलम, तो सबसे पहले कि ये कौन से फाइलम से आते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सारे के सारे आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से, कौन से, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, यानी हाथ पैर जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर होते हैं, मेड अप ऑफ 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, याद रखना। एक्सोस्केलेटन चिटिनियस से होता है, यानी कि उनके ऊपर एक लेयर होती है, चिटिन, यानी एक चिटिन की एक लेयर होती है जो थोड़ा सा कवच प्रोवाइड करता है उनको, याद रखना। द एक्सोस्केलेटन ऑफ दीज एनिमल्स इज मेड अप ऑफ विच केमिकल, ऑब्वियसली अभी ऊपर पड़ा, चिटिन नाम का केमिकल है, उससे इनकी एक्सोस्केलेटन बनी होती है। अनदर 2 एग्जांपल ऑफ फाइलम, इस फाइलम का आर्थ्रोपोडा का और भी एग्जांपल दो तो क्रैब, स्पाइडर, सेंटीपीड, मिलीपीड, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, ठीक है ना, याद रखना। तो ये चीज है, याद रहेगी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं फास्ट, क्या बोल रहे हो, आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है कभी कभी, देखो मैं आपको सब चीज करा दे रहा हूं एक ही वीडियो के अंदर। तो ये पैराग्राफ दिया रहेगा आपको, मान लो, और इसमें बोला रहेगा कि क्वेश्चन बताओ, तो क्वेश्चन ये है, हाउ डज, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ डज द लेडी बग बिटल लीव, तो देखो मैंने मार्किंग किया हुआ है कि बिटल लीव्स ऑन बाइटिंग वॉर्म वाइल व्हाइट फ्लाई वॉर्म व्हाइट मॉथ फ्लावर इंसेक्ट, तो आपको यहां पे मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ विच कलर द लेडी बग बिटल्स आर, रेड, येलो और ग्रे, ठीक है ना, रेड, येलो और ग्रे, आंसर लिखा हुआ है। स्टेट द स्टेजेस ऑफ इट्स साइकिल, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी पैराग्राफ बेस क्वेश्चन आते हैं ना साइंस 2 में, वो इतनी इजी होते हैं कि बस उसको आप एक बार रीड कर लेना पैसेज को, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। स्टेज द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल का स्टेजेस यहाँ पे पूछा है हम लोग को, तो क्या होता है, द लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट फॉलो, पहले एक बनता है, लार्वा बनता है, कोकून बनता है, फिर मॉथ का स्टेज आता है, फिर बाद में ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज इट हेल्प द फार्मर, फार्मर को कैसे हेल्प करता है, बिकॉज ये हार्मफुल इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, इसके लिए फार्मर का फायदा होता है। तो ये चीजें हैं। ये देखो एक और कंसेप्ट चार्ट है, क्या बोल रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, कौन कौन से चीजें सोशल हेल्थ को खराब करती है, किसी चीज का एडिक्शन हो, मेंटल स्ट्रेस हो, या फिर इनक्योरेबल कोई ऐसा बीमारी हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है, तो बहुत टेंशन आ जाता है कि नहीं, सोशल हेल्थ आपकी खराब हो जाती है, समझा। ओके, और क्या चीजें हैं फटाफट देख लेते हैं। हाँ, ये सिंबल देख लो, ऐसा कुछ डायग्राम दिया रहेगा, लास्ट टू लास्ट ईयर शायद पूछा था ये, एक्सप्लेन द सिंबल, इस सिंबल को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या है, ये है आपका टॉक्सिक सब्सटेंस का सिंबल, कहीं पे भी गाड़ी आपने देखा जाते हुए, टैंकर्स होते हैं, उसके पीछे ये सिंबल होता है और लिखा होता है डेंजर, ठीक है। तो ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, डेंजर होता है, ठीक है ना।
पॉइजनस केमिकल्स है इसके अंदर, ऐसा दिखाता है। और ये जो है ये एक ऐसा बता रहा है, देखो मछली है ये, ठीक से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आप लोग को, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूं, ये दिख रहा है, ये एक मछली है जो ऐसा लग रहा है कि मर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वायरमेंटल के लिए खराब है। तो इन्वायरमेंटल हजार्ड्स है, मतलब कुछ ऐसा चीज होगा जो इन्वायरमेंटल के लिए खराब होगा, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट होगा, उसको आप अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दोगे, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होपफुली पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या कुछ क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, ऑब्जर्व द गिवन फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये दिख रहा है मुंबई लोकल, आमची मुंबई, ठीक है ना। मैं ऑलमोस्ट, अभी तो फिलहाल कम कर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट एक समय था कि मैं डेली लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे मैं क्लास पढ़ाने जाता था, चाहे मैं कॉलेज में जब मैं लेक्चरर था, ठीक है ना, एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं लेक्चरर था 2018 में। तो वहाँ पे मैं डेली अप डाउन करता था, तो मेरे को 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में लगता था। तो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था। लेकिन बारिश के समय कुछ ऐसा हाल हो जाता है हमारी मुंबई का, बिकॉज ऑफ द लो लाइंग जो एरिया है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बाढ़ आई हुई है, यानी फ्लड बता रहा है। क्या बता रहा है, बाढ़, फ्लड आई हुई है। राइट, एनी टू इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है कि इस डिजास्टर का क्या इफेक्ट है। भाई डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, बीमारी पैदा करता है, एपिडेमिक कॉज करता है, सॉइल इरोजन होता है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, है कि नहीं। बहुत मस्त है ये, मेरे को तो मजा आता है यार, ये साइंस 2 सब्जेक्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आगे क्या बोल रहा है, ये फिगर देखो, ये फिगर आप देख पा रहे हो, कौन सा है ये, अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। ये भूकंप आया हुआ दिखता है, ये आपको आग लगा हुआ दिखता है, तो ये अर्थक्वेक है, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। इसका इफेक्ट ये है कि भाई बिल्डिंग गिर सकती है, ब्रिजेस टूट सकती है, ठीक है ना, लाइफ जा सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, रोड्स, रेलवेज, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। और वही फायर है, ये फायर में क्या होता है, डेड हो सकता है इंसान, बर्न हो सकता, जल सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, पेड़ पौधे जल सकते हैं, फॉरेस्ट फायर हो सकता है, ठीक है ना। इसका प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो कि भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अर्थक्वेक जब आया तो आपको किसी बिल्डिंग के ऐसे जगह पे छुपना है जहाँ वो मजबूत हो, टूटने का चांसेस कम हो। अगर आपके घर में टेबल है तो अंडर द टेबल चले जाओ, खुले एरिया में चले जाओ, लेकिन आसपास मत रहो, ठीक है ना। लिफ्ट वगैरह यूज़ ना करो। आग लगती है तो स्टे अवे करना है, अपने आप को बचाना है। अगर जल जाते हो हल्का तो तुरंत पानी मारना है, कोई उसके ऊपर रब नहीं करना है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, एक बार वापस से रिवाइज कर लो। ये फिगर को देखो, ये क्या बता रहा है, ये आपको दिखा रहा है एक्सटर्नल फीचर। देखो इसकी कान के बारे में बताया हुआ है, ये इसका फल कैसा है वो बताया, पत्तियां कैसी है वो बताई। मतलब ये कौन सा कैरेक्टर बता रहा है, कौन सा एविडेंस बता रहा है, ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बता रहा है। तो ये कौन सा एविडेंस है, इवोल्यूशनरी एविडेंस। डज इट इंडिकेट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या इससे साबित होता है कि ये साबित होता है कि इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, यानी कि हमारे पूर्वज जो है ना वो लगभग सेम रहेंगे। जैसे आज भी हम बंदर को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बंदर ना लगभग हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम बंदर के जैसे दिखते हैं। अलग बात है कि हमारी काफ़ी चेंजेस आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने मिलेगी। तो उससे ये पता चलता है कि हम जो भी आए हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे जो दूसरे जानवर हो, वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज से आए हुए हैं। तो ये चीज़ से पता चलता है, यानी जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है इससे पता चलता है कि भाई इनके कान देख के समझ में आएगा कि यार ये लगभग सिमिलैरिटीज है। आज भी आप कोई डॉग को देख लो, कोई फॉक्स को देख लो, वुल्फ को देख लो, लगभग सिमिलर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो सेम है, तो ये सेम एंसेस्टर से आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल दे दो इस इवोल्यूशनरी एविडेंस का। और एग्जांपल क्या हो सकता है, कौन कौन से और एविडेंसेस होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 3-4 टाइप के एविडेंसेस होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसके अलावा एनाटॉमिकल होता है, पैलेंटोलॉजिकल होता है, ठीक है ना, वेस्टिजियल होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल होता है। ये सारे एविडेंसेस हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जरूर से आप देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो ये भी फ्लिपर ऑफ वेल, पैटाजियम ऑफ बैट, ऑक्स फोर्स लेग और जो ह्यूमन हैंड है, क्या बोल रहा है ये, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। देखो इसको समझो, क्या बोल रहा है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द गिवन डायग्राम शोस एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज। ये क्या बता रहा है, कभी भी हड्डी वाली बात आ गई तो एनाटॉमिकल याद रखना। तो एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन द ह्यूमन हैंड, 4 लेग्स ऑफ ऑक्स, 4 लिम्ब ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल। इन चारों में लगभग कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज है, ठीक है। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सम वॉट सिमिलर भी होते हैं, थोड़ा डिफरेंट भी होते हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं अलग अलग एनिमल में। जैसे इंसान का हाथ इस प्रकार से काम करता है, ये अलग काम करता है। इसका जो लेग है, ठीक है, बैल का, ऑक्स का, वो अलग काम करता है। ये पैटाजियम ऑफ बैट, विंग्स लगे होते हैं, उड़ने का काम करता है। फ्लिपर ऑफ वेल तैरने में काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं, आई है एक ही जगह से। यानी एविडेंसेस की बात करें तो भाई एनाटॉमिकल एविडेंस सिमिलैरिटीज है, लेकिन काम अलग अलग करता है, फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग एनिमल्स में। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना। आगे क्या बोल रहा है, देखो ये तो बहुत ईजी है यार, इसको मैं नहीं कराऊंगा। यानी जो पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखने वाली बात, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और ये ऐसे टाइप के वीडियोस ऑलरेडी मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो 2025 के जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैंने उनके लिए ये वीडियोस बनाए हैं और आपके लिए भी बना रहा हूँ। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगे जो लेटेस्ट आए हैं, अभी तक ऐड नहीं किया है मैंने, वो ऐड होंगे और दोबारा से ऐसे वीडियोस आने वाले समय में बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपके राहुल सर है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।
बस आपका सपोर्ट चाहिए और कमेंट में होना चाहिए आपकी बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। स्पैम कर दो यार जगह जाके, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है ये डायग्राम देखो, इसमें कुछ डायनासोर्स के हड्डी दिख रहे हैं पत्थर में जमे हुए, ये फिशेस के दिख रहे हैं, ये कुछ और जानवर के दिख रहे हैं। तो ये कौन सा एविडेंस बता रहा है? ये एविडेंस बता रहा है आपका पैलियोंटोलॉजिकल, जहां पे कुछ चीजें फॉसिल की बात आ जाती है तो आ जाता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। और ये कैसे बनते हैं? क्योंकि अगर कोई जानवर पहले के जमाने में कुछ भूकंप आ गया था, कोई डिजास्टर हो चुका था, तो वो दफन हो चुके थे और वो धीरे धीरे पत्थर में जम गए, ठीक है ना, ब्यूरियल हो गया उनका डिजास्टर में, अर्थक्वेक में, फ्लड में, वोल्केनो इरप्शन में, ठीक है ना। और ये जो मेथड है क्या बोल रहा है, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द एज, इस लोग का एज कितना है, कि हम लोग बोलते हैं कि डायनासोर आज से 5 करोड़ साल पहले रहते थे फॉर एग्जांपल के तौर पे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन पता कैसे चला? तो उसके लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स है, जैसे कार्बन डेटिंग टेक्निक, C14 टेक्निक बोलते हैं इसको, कार्बन डेटिंग टेक्निक, जिससे एटलीस्ट एक अंदाजा होता है। कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो ये चीजें हैं, याद रख लेना, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ ये देखो लमार्किज्म, टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है लमार्किज्म वाला, ठीक है ना। ये क्या पिक्चर क्या डिनोट कर, जिराफ एग्जांपल आया तो भाई इसकी पहले गर्दन छोटी थी, थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी थी, और धीरे धीरे करके एक समय आ गया कि आज के डेट में जिराफ देखोगे तो बहुत लंबी गर्दन है। तो ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ द लमार्किज्म। लमार्किज्म क्या था कि जब उसकी नीड थी उसके हिसाब से वो खाने की कोशिश करता गया और उसके नीड के हिसाब से उसके जो ऑर्गन है वो ग्रो हो गए। तो इसी प्रकार से कोई भी ऑर्गन जो है नीड के हिसाब से ग्रो करता है या फिर अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। स्नेक का भी एग्जांपल देखा था मैंने, बताया था आप लोग को। तो ये इसको एक्सप्लेन करना है, तो अगर आपने लमार्किज्म अच्छी तरीके से लर्न किया होगा तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गन। पेज नंबर 8 पे है, देखो मैंने पेज नंबर भी लिख रखा है जो आपको हेल्प करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को डिटेल में देखना, सिर्फ देखने के लिए मत देखो, समझने के लिए देखो। अगेन मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ ना आपके लिए, इतना शायद कोई जनरली नहीं करता। बट ये आपके राहुल भैया, अगर आप मुझे बोलते हो बहुत मेहनत कर चुके हैं यार, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ लाइफ में। बहुत मेहनत किया पिछले 5 से 6 साल से लगातार आपके लिए किए जा रहा हूँ, हर बैच के लिए किए जा रहा हूँ। सोचता हूँ आराम कर लूँ क्या, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, जो बच्चे हैं शायद नीड होगी, जो ट्रस्ट करते हैं मेरे पे कि राहुल सर लास्ट में भी और भी बहुत सारी चीज़ लेकर आएंगे जिनसे हेल्प हो जाएगी। जो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ खास नहीं पढ़ा होगा, वो सिर्फ ये देखेंगे तो भी आराम से पास हो जाएंगे। तो ट्रस्ट करते हो तो मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। लेकिन मैं बदले में आपसे एक चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखें, अच्छा कॉमेंट करें, अच्छा लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि बाकी बच्चे भी देख सके और उनका भी शायद फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? कोई चीज एक्वायर्ड होती है तो वो कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोला जाता है? तो क्या होता है इसका डेफिनेशन देखो, लिखा हुआ है मैंने, क्या बोल रहा है, मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई स्ट्रक्चर को या फिर कोई भी ऑर्गन्स को मॉडिफाई कर लेता है या फिर कोई चीज को एक्वायर कर लेता है तो उसी को हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और यही टेक्निक को इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से अपने लाइफ को चेंज करना, इसी को लमार्किज्म बोलते हैं या फिर इसको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। करेक्ट? ये चीजें याद कर लो, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। एनर्जी करेंसी वाला चैप्टर नंबर 2 कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन है जिसमें आपका ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, कैसे देख सकते हो आपका। तो एक बार इसको देख लेना आप, मैं साइड हटता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप JR कॉलेज पे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, क्योंकि जब आप 10th से 11th में जाओगे तो प्लीज़ हमारे JR कॉलेज चैनल पे आ जाना, वहाँ पे 11th एंड 12th के लिए सब कुछ पढ़ा रखा है हमने और आने वाले टाइम पे भी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये पहले का है, अभी तो शायद 3 लाख हो चुके हैं हमारे चैनल पर, आई गेस, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 3 लाख प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो जरूर से सपोर्ट करना और प्यार देना इस चैनल पर जाके, अभी से सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाकी बातें करेंगे बाद में, अभी आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। ये कुछ कंटेंट है, इसको भी देख लो, ये चैप्टर नंबर 2 का है आई गेस, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स के कंसेप्ट मैप बताना है, दैट इज स्किन में मेलानिन और केराटिन पिगमेंट होता है, बोन्स में ओसिन होता है, सेल्स में बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियास सिक्रीट करता है आपका इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। मसल्स में एक्टिन और मायोसिन काम करता है, जो आपका स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से आपके मसल मूवमेंट्स हो पाते हैं, कि नहीं। ब्लड में हेमोग्लोबिन एंटीबॉडीज होती हैं जो आपको हेमोग्लोबिन एंटीबॉडीज अलग अलग चीज़ से रजिस्ट करवाती है, बीमारियों से लड़वाने में हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें हैं, पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, ये क्या है बताओ, कोई भी देख के बताएगा। ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपका चैप्टर नंबर 3, जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है ये, ठीक है, जिसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पेज 24 पे देख लेना, इसको प्लेनेरिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर ये ऑर्गन कहीं से भी कट हो जाए ना तो वहाँ से वो वापस से ग्रो कर पाता है। तो 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से ये लोग अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ब्रायोफाइलम, ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बोलते हैं जिसमें इसके रूट्स में से ही प्लांट्स निकलने लगते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया एग्जांपल, ब्रायोफाइलम का पत्ता हो गया या फिर पोटैटो हो गया, ठीक है ना। तो ये जो स्वीट पोटैटो है इसमें रूट्स में निकलते हैं, अकर्स बाय रूट, एडवेंशियस बर्ड्स ऑन रूट्स होते हैं। ब्रायोफाइलम में लीव्स, मार्जिन के ऊपर से लीव्स निकलने लगते हैं, और पोटैटो में आइस में से, इसको आँख बोलते हैं,
पोटैटो की आंखें होती है, उसमें से उसका जो है ना बर्ड्स निकलने लगते हैं, ट्यूबर, ठीक है ना। पता है ना पोटैटो क्या होता है, एक तरीके का स्टेम है, उसमें स्टेम में से निकलता है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ये तो भाई हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, देख पा रहे हो आप लोग, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इवन एक टॉपिक है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें से भी क्वेश्चंस काफी बार पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करके रखा ऑलरेडी। तो आप देख पा रहे हो क्या बोल रहा है कि इंडिकेटेड पार्ट्स 1, 2 एंड 3 डायग्राम, इसको लेबल करो, किधर दिख रहा है, ये 1 है, तो ये क्या है, ये आपका ओविडक्ट है। इससे होता क्या, जैसे स्पर्म एंटर होता है ना यहाँ से मेल का, जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से स्पर्म जाता है और यहाँ पे चले जाता है या तो यहाँ पे चले जाता है, तो ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ना, इसको ओविडक्ट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर ये एग होता है, फीमेल का जो एग्स होता है इसको ओवरी कहा जाता है, इसके अंदर ही जो स्पर्म आके मिलता है तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ आ जाता है, यहाँ पे ठहरता है आके, ठीक है ना। ये होता है यूटेरस, यहीं पे आपका बच्चा जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, याद रखना। ये आपका वजाइना होता है फीमेल्स में, ठीक है ना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, याद रखना। और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, याद रखना। फर्टिलाइजेशन यहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से एग्स गया, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ तक पहुँचता है। वेयर डज द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड, यूटेरस में होता है, जैसे मैंने बताया। अभी मैं थोड़ा गोजामाजी करते हूँ, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा क्लीन करने के बाद, ये आपका क्या है, ओविडक्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि स्पर्म जब यहाँ पहुंचता है एग्स रिलीज करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठहरता कहाँ पे, यहाँ पे ठहरता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यूटेरस कहते हैं, याद रखना। तो ये सारी चीजें याद रख लेना, मेल और फीमेल पढ़ लेना, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल का वो भी पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ये सारी चीज बता भी रहा हूँ आपको। ये आपका क्या है भाई, हर बच्चा बताना चाहिए ये क्या है, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं बच्चा, बताओ क्या है ये, मल्टीपल फिजन। देख लो सिस्ट है ना, निकल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि मल्टीपल फिजन है, और इसका ना इसमें डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका सही फेज क्या है, तो सबसे पहला क्या होता है, ठीक है, रीड्रॉ द गिवन रिप्रोडक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस क्या है ये, दूसरा आपका सिस्ट फॉर्मेशन, फिर ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे बनते हैं और वो फिर बड़े हो जाते हैं, सॉरी ये है, उसके बाद उसमें से टूटते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं, अपना इंडिविजुअल ऑर्गन बनाते हैं। तो ये ऑर्डर याद रख लेना। ये पैराग्राफ है, इसको एक बार देख लेना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैराग्राफ है कि भाई क्या क्या होता है, तो फिर भी एक बार याद रख लो। देखो क्या होता है, इसको पढ़ लो, कहाँ गया, यहाँ से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट इन द ओवरी अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ग्रोस रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH fully grows up to follicle burst, ovulation occurs and carpus luteum is formed, remaining part of follicle से, और ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये सब चीजें हैं, बहुत इजी है, बस इसको एक बार रीड कर दोगे, इसमें से सही जवाब क्या है बस ढूंढ के लिखना होता है पैराग्राफ में, ठीक है ना। ये देख लो, ठीक है, क्या दिया है, फीमेल और मेल का इनफर्टिलिटी का रीजन लिखा है। इनफर्टिलिटी मतलब जो फीमेल, अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी की बात करूँ तो ऐसे फीमेल शायद जिनमें ओवरी या फिर एक्स प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो शायद फीमेल में प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, और उसी प्रकार मेल में भी कुछ दिक्कत होती है, स्पर्म क्वालिटी में या फिर कोई चीज़ में तो दिक्कत आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फीमेल का इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ रहे हैं, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने चाहिए, ठीक है ना, वो ठीक से नहीं आ रहे, पीरियड्स अगर आने चाहिए वो ठीक से नहीं आ रहे, तो ये दिक्कत आ जाती है फीमेल में। डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में कुछ गांठ आ गया है, जहाँ पे मैंने ओविडक्ट वो पाइपलाइन स्ट्रक्चर बताया ना, उसमें कुछ गांठ है या फिर कुछ दिक्कत है, ट्यूमर है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो दिक्कत आ जाती है फीमेल में। इसके अलावा मेल में क्या होता है, स्पर्म या तो है ही नहीं या तो लो स्पर्म काउंट है सीमेन के अंदर, तो ये दिक्कत आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूवमेंट स्लो होता है स्पर्म का, जो स्पर्म होता है ना वो ट्रैवल करता है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए, बहुत किलोमीटर लंबा रेस है वो, क्योंकि स्पर्म बहुत छोटा होता है और वहाँ तक उसको पहुँचना मतलब बहुत लंबा रेस लगाना है उसको, लेकिन फिर भी अगर मूवमेंट स्लो है तो शायद प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। और क्या है इस टॉपिक के अंदर फटाफट देख लेते हैं, इसको एक देख लो, माय रोल इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपका रोल क्या है, कंजर्व करना, कंजर्वेशन, कंट्रोल करना, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें देख लो। ये आपका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 44 पे आपको मिल जाएगा। ये भी देख लो, सेव वाटर है, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी है, सेव वाटर, ये आपको दिखने मिल जाएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लो, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। हाँ ये देखो चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक देख लो। ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट विंड मिल, ये आपका विंड मिल है, ये आपका टरबाइन है, घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब ये क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी जनरेटर, कौन सी एनर्जी जनरेट होगी यहाँ से, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। पूछेगा किससे हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि विंड एनर्जी से हो रही है। पूछ रहा है कि दिस पावर स्टेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विंड के ऊपर, विंड वेलोसिटी और उसके लोकेशन के ऊपर, जहां हवा चलती है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इज इट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, बस यही सवाल का जवाब के लिए ही ये पूरा बनाया हुआ है कि भाई इन्वायरमेंटल
सेफ्टी प्रोवाइड करता है, फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता, इसीलिए तो भाई हवा का इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा कर रहे हैं। नहीं तो भाई कोयला जला के न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स का यूज़ करके भी बनाया जा रहा है, लेकिन पोल्यूशन बहुत है उससे। तो ये चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये चीज़ देख लो, ये एंडेंजर्ड हेरिटेज स्पीसीज वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र से लेके पूरा फैला हुआ है वैसे तो वेस्टर्न घाट। इसमें कौन से ऐसे एनिमल है जो थ्रेटन या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कि एशियाटिक लायन और वाइल्ड बाइसन। रीजन क्या है? क्योंकि माइनिंग बहुत हो रही है, पहाड़ खोद के हटाए जा रहे हैं, बेचारे जाएंगे कहाँ? अभी सुनने में आया था हमें, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, अरावली माउंटेन को काटेंगे। अब सोचो ना, अरावली माउंटेन, अरावली जो है पूरे इवन दिल्ली से निकल के पूरा मतलब राजस्थान गुजरात तक आता है, उसका पूरा इतना बड़ा पहाड़ है। अगर उसको काटेंगे तो भाई इतने जंगली जानवर होंगे, उतने सारे डोमेस्टिक होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग प्लांट्स, पेड़ पौधे, ट्रीज, कहाँ जाएंगे भाई? समझ रहे हो? तभी तो खत्म हो रहा है ना दुनिया। ठीक है, तो माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस के वजह से ये दिक्कतें हैं इन जानवर को। नेक्स्ट है मानस सेंचुरी, जो आसाम का है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें राइनो जो है बहुत खत्म होने के कगार पे है, बहुत थ्रेटन या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसमें पानी अच्छे से इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए शायद ये है। और एक वेस्ट बंगाल में सुंदरबन आता है, आपको पता ही है, टाइगर्स बहुत पाए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है टाइगर्स को। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, फिशिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें का कारण हो सकता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर, यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस से दही में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी हो गया, एक्टिनोमाइसिटिस स्ट्रेप्टोमाइसिटिस हो गया। ये सारे ना यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रख लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखो बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा बेनिफिट्स है जीएम प्रोडक्ट्स, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है ना, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी होता है। एनिमल हस्बेंड्री मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, पूरा एनिमल हस्बेंड्री पूरा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन हेल्थ, जो वैक्सीन्स बनते हैं, ये कहीं ना कहीं ये बायोटेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल है। जीन थेरेपी आज के डेट में आ गया है। ठीक है ना, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भाई डॉक्टर सालुंखे जो होता है, आपको पता है ना देखते होंगे सीआईडी, कैसे पता चलता है कि ये इसका फिंगरप्रिंट है, मैच करते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। फूड टेक्नोलॉजी, इसमें कर्ड, ब्रेड, वाइन बनाना, ये सारी चीज़ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाता है, देख लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्या बोलता है, करेक्ट आंसर लिखो। स्टेम सेल्स, इस स्टेम सेल का यूज क्या है भाई? स्टेम सेल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी काम आता है, डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए और ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज बताओ। अब क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि वैरायटी और क्रॉप्स के ईल्ड को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल होता है ताकि जीन्स को रिकम्बाइन करके अलग अलग क्रॉप्स को हाइब्रिड किया जा सके। हाइब्रिड क्रॉप्स होते हैं ना, जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है, जो कैरेक्टर्स चाहिए, डिजायर कैरेक्टर्स डालते हैं, और डिसीज से रेजिस्टेंस करने के लिए, हाई लेवल का यील्डिंग करने के लिए, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बनाया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से ये सारी चीज़ पॉसिबल है। ये पैराग्राफ है, इसको छोड़ दो। ठीक है, हाँ देखो वही है, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ के लिखना। इट हैज बिकम पॉसिबल टू डैश वेरियस प्रॉब्लम, मतलब क्या? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो जो भी सुटेबल लगेगा लिख सकते हो, और ये बहुत ईजी होता है ढूंढना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? टेरिस विटाटा। ये क्या है? प्लांट का नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो टेरिस विटाटा, इसका फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल, सॉइल में से आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है। सूडोमोनास जो होता है, ये हाइड्रोकार्बन को क्लीन करता है, ऑयल पॉल्यूटेंट्स को रोकता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई नदी है मान लो, या फिर कोई तालाब है, उसमें ऑयल फैल गया, तो एक समझ लो बैक्टीरिया है एक तरीके का सूडोमोनास, वो क्या करता है? ये हाइड्रोकार्बन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, रोक लेता है ऑयल पॉल्यूटेंट्स को। एक सनफ्लावर होता है, तो ये क्या करता है? यूरेनियम और आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी में से। फिर ये होता है डियोनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, रेडियो एक्टिव डेब्रिस जहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इंडियन मस्टर्ड होता है, राई बोलते हैं हम लोग, ये सेलेनियम एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस याद रख लो यार, बहुत ज़्यादा डीप में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, और क्या रह गया? हाँ ये देख लो, ये क्या है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, लोग आज के डेट में बचाने के बदले कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, 99% लोग वीडियो बनाते हैं। तो ये सोशल मैसेज क्या मिल रहा है इससे? सोशल मैसेज ये मिल रहा है कि रादर देन मेकिंग वीडियो एंड पोस्टिंग देम ऑन सोशल मीडिया, प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्प। आपको नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, मेकिंग द वीडियो ऑफ एक्सीडेंट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। तो ये चीज़ है ना सोशल हेल्थ वाले चैप्टर में बहुत जरूरी, ठीक है ना। ये भी देखो, वही है पैराग्राफ, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस, ये आपका लंगफिश, ये आपका पेरिपेटस, ठीक है। तो ए में क्या है? एनिमल का नेम डक बिल्ड प्लेटिपस है, जिसको बोला जाता है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेप्टाइल एंड मैमल्स, ठीक है ना। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल का है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैमल का है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है रेप्टाइल और मैमल का। कौन? डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके अलावा एनिमल बी क्या है? ये लंगफिश है, जो कि क्या है? आपका फिश और मैमल्स का मिक्सचर है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा ये है पेरिपेटस, जो कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, इन दोनों प्रजाति का एक तरीके का मिक्सचर है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक, वी कैन से पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा।
अब ये इवोल्यूशनरी एविडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें से क्या इवोल्यूशनरी एविडेंस निकल के आ रहा है, कनेक्टिंग लिंक नाम का, याद रखना। इसके अलावा राइट द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यानी कनेक्टिंग लिंक का क्या डेफिनेशन है कि सम प्लांट्स और एनिमल्स दैट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे संकेत हमें मिलते हैं देख के, समझ के, उनकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक देख के कि भाई इनका रिलेशन कोई दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी दो अलग अलग फाइलम से रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने पेरीपेटस का बताया, तो ये पेरीपेटस भाई इसके पास बहुत सारे जॉइंट लेग्स है यानी आर्थ्रोपोडा है, और ये दिखने में सेगमेंटेड बॉडी है इनकी यानी एनालिडा, यानी ये दोनों ही फाइलम ग्रुप्स के एनिमल्स का विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक हुआ। तो ऐसे भी एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, याद रखना। ओके, याद रहेगा ये सारी चीजें, ठीक है। ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी देख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द फिगर अबव शो, ये क्या बता रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में बता रहा है। ये कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें यूटेरस और ओवरीज इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना। विच हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बोला जाता है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, और एस्ट्रोजन फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, याद रखना। हाउ मेनी डेज टू दिस चेंजेस हैपन अगेन, जैसे मैंने बताया, शायद चैप्टर मैंने पढ़ाया होगा, आपको याद होगा कि आफ्टर इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज चेंजेस हैपन अगेन। आपको पता होगा, जो फीमेल्स होगी उनको तो पता ही है कि हर 28 से 30 दिन का एक साइकिल चलता है, जिनमें जो एग्स होता है फीमेल का वो निकलता है अलॉन्ग विथ सम इम्प्योरिटीज, वो बाहर निकल जाता है, जिसको फीमेल्स नॉर्मल तौर पे या फिर हमारे आम भाषा में हम पीरियड्स बोलते हैं, और नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कहा जाता है। करेक्ट है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आ गया, बॉयज तो रिलेट कर जाएंगे क्योंकि भाई क्या है ये, क्या है ये, कौन बताएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका, मेल का। अभी डायग्राम देखो, बताओ क्या है ये, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ABCD जो पार्ट है इसका नाम बताओ, ए कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है सेमाइनल वेसिकल। दूसरा पार्ट बी, कौन सा है, बी, ये वाला पार्ट है। देखो लिखा रहेगा वहां पे एग्जाम में, यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी दिख जाएगा आपको। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर सी कहाँ है, कहाँ गया, नंबर सी, ये है आपका एक पाइप जिसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो पाइप से यूरिन भी पास होता है, यानी टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं, यूरिन भी पास होता है, और जेनाइटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से ही स्पर्म जो सीमेन होता है मेल का वो निकलता है। तो एक ही पाइप से निकलता है यूरिन भी और सीमेन भी, गैमेट भी, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, याद रखना, मेल में ही होता है। ओके, डी पार्ट कौन सा है, टेस्टिस। इसमें स्पर्म जो होता है टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है, स्पर्म होता है ना, ये क्या आपका टेस्टिस, ठीक है ना, इसमें स्टोर होता है, याद रखना। अभी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज सीमेन फॉर्म, ठीक है ना, सीमेन कैसे फॉर्म होता है, तो सीमेन फॉर्म होता है स्पर्म्स और सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड के द्वारा, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 28 पे मिल जाएगा, अच्छी तरीके से रीड करके याद कर लो। ठीक है, एक ये देख लो, ये आपका मॉडर्न लैंडफिल साइट है, ठीक है ना, इसमें गार्बेज को लैंडफिल किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, ठीक है ना, डिग्रेडेबल वेस्ट सिटीज़ में जनरल तौर पे होता है। इसमें गैस कौन सा बनता है, मीथेन गैस बन जाता है, ठीक है ना, गैस फॉर्म होता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, माइक्रोब्स को सड़ाते हैं, इसके लिए माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से हो पाता है, ठीक है ना। ये डायग्राम देख लो, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस इज शोन, ये बायोफ्यूल बनाने के लिए आता है, ठीक है। 2 एग्जांपल बता दो, ठीक है ना, सॉलिड में डंग, क्रॉप रेसिड्यू, लिक्विड में अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, गैस में गोबर गैस, कोल गैस बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, सड़ाते हैं उस चीज़ को, तब जाके बनता है। आप पेज नंबर 82 को रेफर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये क्या है, लाफिंग क्लब, हा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायग्राम दिया था, बोलो पहचानो भाई क्या है ये, लाफ्टर क्लब है, ठीक है। इससे होता क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स होता है, इंप्रूव मेंटल स्ट्रेस, इंप्रूव सोशल हेल्थ होता है, ठीक है ना, मिल जाएगा 106 पेज नंबर पे। और ये क्या होता है कि जब स्ट्रेस होता है ना इंसान को तो क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेस होता है तो अपनी हॉबीज़ वाली चीज़ें कर लो। जैसे मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं कभी कोई मूवी देख लेता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर लेता हूँ, मेरी वाइफ अभी शादी हो गई है मेरी, तो मैं कभी कभार वाइफ से बात कर लेता हूँ, कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें, समझ रहे हो ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, कुछ गेम्स खेल लो, कोई मैं क्रिकेट भी खेलने की टर्फ बुकिंग होती है तो टर्फ में क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, समझ में आया। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, यही सारी चीज़ें थी जो इतनी सारी मैंने एक्टिविटी, डायग्राम बेस, चाहे पैराग्राफ बेस क्वेश्चन करा दिया, और इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे यार, ये तो गारंटी है, घुमा फिरा के बने लेकिन बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, लेकिन ऐसे और भी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लगातार हम लाते रहेंगे। आप भी कमेंट करना कि आप लोग को इसके अलावा और क्या चीज़ों की जरूरत है, फटाफट से कमेंट करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, दिल से अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कॉमेंट में जाते आते लिख के जाना है अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन, जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।